हेलो एवरीवन, तो स्वागत है आप सब लोगों का रिसोर्स यूपीपीएससी के एक नए वीडियो में। ये टेस्ट नंबर हमारा 5 है और ये पॉलिटी का है, यानी राज्य व्यवस्था से संबंधित है। तो ये लास्ट पेपर होने वाला है, लास्ट टेस्ट सीरीज़ है, क्योंकि ये करंट अफेयर की है, बट वो फरवरी और मार्च जुलाई शायद है। तो मैं कोशिश करूँगी कि देखती हूँ, उसको नहीं कराऊँगी। तो ये अभी हम सॉल्व कर लेते हैं। इसके बाद में मैंने बताया था कि मैं मेंस के टेस्ट सीरीज़ को ज्वाइन करूँगी, या उसके बारे में जो भी होगा वो जानकारी आपको बताऊँगी। तो चलो पहले इसको स्टार्ट करते हैं, इसको देख लेते हैं, फिर हम आगे बात करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में यह उपबंध है कि संघ सरकार का यह कर्तव्य होगा कि वह हिंदी भाषा के विकास और प्रसार के लिए समुचित प्रयास करे। ऑप्शन है अनुच्छेद 343, बी अनुच्छेद 350, सी अनुच्छेद 351 या डी अनुच्छेद 350 खा। ठीक है, तो देखते हैं कि ये कहाँ पर प्रावधान है। संविधान के अनुच्छेद 351 यानी 351 के तहत संघ को हिंदी भाषा के विकास और प्रसार के लिए निर्देश दिया गया है, और इस अनुच्छेद के अनुसार संघ सरकार का यह कर्तव्य होगा कि वह हिंदी भाषा के विकास और प्रसार के लिए समुचित प्रयास करे, ताकि भारत में राजभाषा हिंदी के ऐसे स्वरूप का विकास हो सके जो समूचे देश में प्रयुक्त हो। और आपको पता है कि ये हिंदी के आर्टिकल के बारे में ही अभी 2022 या 21 में, ठीक है, तो PYQ में ये क्वेश्चन भी आया था। तो आंसर की बात करें तो सी ऑप्शन आपका हो जाएगा, अनुच्छेद 351 में ये बात कही गई है। चलो आगे बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी भाषा संविधान के 8वीं अनुसूची में सबसे पहले जोड़ी गई थी। ऑप्शन है सिंधी, बी मणिपुरी, सी बोडो या डी संथाली। आई होप कि इसका आंसर पता होगा, अगर नहीं भी पता है तो मैं बताती हूँ। और ये आप लक्ष्मीकांत में तो दिया ही है, और इसको आप रिवाइज भी अच्छे से याद भी कर लो, है ना। इसका भी क्वेश्चन आ चुका है और आता ही रहते हैं इसके क्वेश्चन। तो वैसे जब आप 8वीं अनुसूची को पढ़ते हो जिसमें 22 भाषाओं का उल्लेख है, तो सबसे पहले 21वें संविधान संशोधन 1967 द्वारा सिंधी को, और 71वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा नेपाली, कोंकणी तथा मणिपुरी को, तथा 92वें संविधान संशोधन अधिनियम 2003 के द्वारा बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली को 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया था। फिलहाल इन्होंने पूछा है कि पहली भाषा कौन सी है जिसको संविधान के 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया, तो वो थी आपकी सिंधी। ठीक है, और ये आपकी 21वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ी गई थी। इसके बाद लगातार जो जो जोड़ी गई मैंने वो भी बता दिया, प्लस PDF में दिया है, तो आप अच्छे से पढ़ लेना। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कि राष्ट्रीय हित में राज्य सूची के विषय पर संसद द्वारा बनाई गई विधि अधिकतम कितने दिनों तक प्रवर्तन में रह सकती है। ऑप्शन है 6 माह, बी 1 वर्ष, सी 6 सप्ताह या डी 5 वर्ष। तो बात कर लेते हैं। देखो, संविधान के अनुच्छेद 249 यानी 249 के अनुसार यदि राज्यसभा 2/3 बहुमत से यह प्रस्ताव पारित कर दे, राज्य सूची का कोई विषय राष्ट्रीय महत्व का है, तो संसद उस पर कानून या विधि बना सकती है, और ये प्रस्ताव 1 वर्ष तक प्रभावी रहेगा। परंतु राज्यसभा इसे प्रत्येक बार 1 वर्ष की और अवधि के लिए बढ़ा सकती है। तो आंसर क्या है इसका एग्जैक्ट, तो वो रहेगा कि प्रभावी रहेगी, तो वो 1 वर्ष तक रहेगी। ठीक है, नेक्स्ट है कि अखिल भारतीय सेवाओं को समाप्त करने की सिफारिश निम्नलिखित में से किस आयोग या समिति द्वारा की गई। ऑप्शन है प्रशासनिक सुधार आयोग 1966, बी सरकारिया आयोग 1983, सी राजमन्नार समिति 1969 एंड डी पूंछी आयोग 2007 द्वारा। देखिए, बात करें तो ये क्वेश्चन आ तो चुका है, जो भी आ चुका है, लेकिन इसका एक कॉन्सेप्ट भी है। तो तमिलनाडु सरकार द्वारा 1969 में केंद्र राज्य संबंधों की समीक्षा करने के लिए डॉक्टर PV राजमन्नार की अध्यक्षता में 3 सदस्यीय समिति का गठन किया गया था, और इसी समिति ने 1971 में सरकार को ये सौंपा था अपना प्रतिवेदन कि जो अखिल भारतीय सेवाएं हैं उनको समाप्त कर दिया जाए, यानी कि जो IAS है, आपका IFS है, इनको समाप्त कर दिया जाए। तो आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा आपका राजमन्नार समिति। ठीक है, चलो आगे बढ़े। इनकी काफ़ी किरकिरी भी हुई थी, कई जगह एग्जाम्पल में लोग बताते भी हैं। तो अब जो भी था इनका, जैसा भी रहा होगा, अपना सोच समझ के बोला होगा जो भी है, बट इनकी काफ़ी किरकिरी, जैसे बोलते हैं ना कि क्रिटिसाइज़ किया गया था, तो वही। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा कि वित्त आयोग के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य है। ऑप्शन है यह एक अर्ध न्यायिक निकाय है, अब सत्य पूछा। सेकंड, इसमें एक अध्यक्ष और 4 सदस्य होते हैं। थर्ड, इसके सदस्यों की योग्यता और चयन विधि का निर्धारण राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। तो कूट है हमारा ऑप्शन है सेकंड और थर्ड, बी फर्स्ट और थर्ड, सी फर्स्ट और सेकंड या डी फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। बात करते हैं यहाँ पर वित्त आयोग के बारे में। तो देखो, सी ऑप्शन हमारा यहाँ पर सही हो जाता है, यानी कि फर्स्ट और सेकंड दोनों ही सत्य हैं, थर्ड इसका यहाँ पर असत्य है। देखो, जो वित्त आयोग के सदस्य होते हैं उनकी नियुक्ति तो राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, लेकिन इनकी योग्यता का निर्धारण, चयन प्रक्रिया जो होती है उसका निर्धारण संविधान ने संसद को दे रखा है। इन्होंने कहा इनके सदस्यों की योग्यता और चयन विधि का निर्धारण राष्ट्रपति, चयन विधि का निर्धारण राष्ट्रपति नहीं करते बल्कि संसद करती है। ठीक है, तो चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। ऑप्शन है
अनुसूची 11, बी 29 विषय, बी ग्राम पंचायत सदस्य का चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम आयु 18 वर्ष, सी पंचायती राज के द्विस्तरीय ढांचे की संस्तुति अशोक मेहता समिति, एंड डी पंचायतों में आरक्षण अनुच्छेद 243 डी। अब इसमें से कौन सा सही सुमेलित नहीं है वो बताना है। तो बात करें यहाँ पर, वैसे तो आंसर पता चल गया। 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा भाग 9 तथा 11वीं अनुसूची जोड़कर पंचायतों को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया। ये एक नॉर्मल फैक्ट है जो सभी लोग जानते हैं। 11वीं अनुसूची में 29 विषय का उल्लेख है जिन पर पंचायतों को विधि बनाने की शक्ति प्रदान की गई है। ग्राम पंचायत का सदस्य बनने हेतु न्यूनतम आयु 21 यानी 21 वर्ष होनी चाहिए, ना कि 18 वर्ष। ठीक है, तो बी ऑप्शन यहाँ पर हमारा असत्य है। नेक्स्ट है कि संयुक्त लोक सेवा आयोग का गठन किसके द्वारा किया जा सकता है। ऑप्शन है राष्ट्रपति के आदेश द्वारा, बी राज्यसभा द्वारा पारित प्रस्ताव द्वारा, सी संसद के अधिनियम द्वारा, या डी संबंधित राज्यों के विधानमंडल के प्रस्ताव द्वारा। संयुक्त लोक सेवा आयोग के बारे में बात हो रही है, थोड़ा सा ध्यान देना। तो बात करते हैं। देखो, संविधान में 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग की व्यवस्था की गई है और संयुक्त लोक सेवा आयोग का गठन संबंधित राज्य विधानमंडलों के आग्रह से संसद द्वारा किया जाता है, जबकि संयुक्त लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। तो सी ऑप्शन हो जाएगा संसद के अधिनियम द्वारा। ठीक है, संयुक्त लोक सेवा आयोग के बारे में बात हो रही है। तो राज्य लोक सेवा आयोग की अगर व्यवस्था करनी होगी तो 2 या 2 से अधिक राज्यों के द्वारा राज्य लोक सेवा आयोग, और संयुक्त लोक सेवा आयोग के बारे में बात होगी गठन और संबंधन, तो राज्य विधानमंडलों के आग्रह से संसद द्वारा। गठन संसद करेगी, आग्रह राज्य विधानमंडल करेंगे। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानवाधिकार संरक्षण संशोधन विधेयक 2019 यानी 2019 के अनुसार आयोग के अध्यक्ष का कार्यकाल है। ऑप्शन है 5 वर्ष या 70 वर्ष की आयु तक, बी 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक, सी 5 वर्ष या 62 वर्ष की आयु तक, डी 3 वर्ष या 70 वर्ष की आयु तक। बात करें तो मानवाधिकार संरक्षण संशोधन विधेयक 2019 19 जुलाई 2019 को राज्यसभा में पारित किया गया। इससे पहले आयोग के अध्यक्ष का कार्यकाल 5 वर्ष या 70 वर्ष की आयु तक था, इनमें से जो भी पहले हो। लेकिन संशोधन अधिनियम 2019 के अनुसार अध्यक्ष का कार्यकाल 3 वर्ष या 70 वर्ष की आयु तक, इनमें से जो भी पहले हो। तो अब चूंकि 3 वर्ष कर दिया गया है तो 3 वर्ष या 70 वर्ष की आयु यानी कि डी ऑप्शन हमारा सही हो जाता है। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट कह रहे हैं कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा से सही है। ऑप्शन है लोकपाल के पास सीबीआई या सीवीसी एजेंसियों को निर्देश देने की शक्ति है। सेकंड, लोकपाल को हटाने के लिए संसद के कम से कम 50 सदस्यों द्वारा हस्ताक्षरित लोकपाल याचिका की आवश्यकता होती है। अब कूट दिया है, ऑप्शन है केवल सेकंड, बी केवल फर्स्ट, सी ना तो फर्स्ट ना ही सेकंड, डी फर्स्ट तथा सेकंड दोनों। तो बात करें अगर यहाँ पर हम लोकपाल के बारे में, तो नागरिकों की भ्रष्टाचार संबंधी शिकायतों का त्वरित समाधान करने के लिए लोकपाल एवं लोक आयुक्त जैसी संस्थाओं की स्थापना की गई है। लोकपाल के पास सीबीआई, सीवीसी आदि सभी संस्थाओं को निर्देश देने की शक्तियां हैं और लोकपाल को पद से हटाने के लिए कम से कम 100 संसद सदस्यों द्वारा हस्ताक्षरित याचिका की आवश्यकता होती है। इसकी जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट भेजा जाता है और यदि सर्वोच्च न्यायालय अध्यक्ष या सदस्य के खिलाफ आरोपों को वैध पाता है और हटाने की सिफारिश करता है तो उसे राष्ट्रपति द्वारा हटाया जाएगा। तो फिलहाल तो 50 सदस्यों की जरूरत नहीं होती, 100 सदस्यों की जरूरत होती है और इसको सुप्रीम कोर्ट निर्देश देगा लेकिन राष्ट्रपति द्वारा हटाया जाएगा। तो बी ऑप्शन फिलहाल हमारा सही है, केवल फर्स्ट, सेकंड हमारा गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अंतर्राज्यीय परिषद के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा से सही है। ऑप्शन फर्स्ट, अंतर्राज्यीय परिषदों का गठन संसद द्वारा किया जाता है। सेकंड, इनकी प्रकृति सलाहकारी होती है। तो कूट दिया, ऑप्शन है केवल फर्स्ट, बी केवल सेकंड, सी फर्स्ट तथा सेकंड दोनों, डी ना तो फर्स्ट और ना ही सेकंड। आंसर की बात करें तो अनुच्छेद 263 राज्यों के मध्य तथा केंद्र एवं राज्यों के मध्य समन्वय के लिए अंतर्राज्यीय परिषद के गठन की व्यवस्था करता है। इसका गठन फिलहाल राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है, ना कि संसद द्वारा। ये यहाँ पर बहुत कंफ्यूज करता है, तो ध्यान रखना है। अंतर्राज्यीय परिषदों का जो गठन किया जाता है वो राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है, ना कि संसद द्वारा। अब क्योंकि पहला तुरंत ही गलत हो जाता है, सेकंड हमारा यहाँ पर सही है। इनकी प्रकृति सलाहकारी होती है, तो ये सही है, इनकी प्रकृति सलाहकारी होती है, ना कि बाध्यकारी। तो आगे बढ़ते नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है कि राष्ट्रपति की क्षमादान की निम्नलिखित में से किस शक्ति में दंड की प्रकृति में परिवर्तन किए बिना उसकी अवधि को कम किया जा सकता। ऑप्शन है लघुकरण, बी विराम, सी प्राविलंबन, एंड डी परिहार। अब बहुत ध्यान देना, कह रहे हैं कि दंड की प्रकृति में परिवर्तन का मतलब अगर मृत्यु दंड अगर आजीवन कारावास मिला है तो आजीवन कारावास प्रकृति में परिवर्तन किए बिना उसकी अवधि को कम करना बोल रहे हैं। तो संविधान के अनुच्छेद 72 में राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति का उल्लेख है। राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति में ये शक्तियाँ शामिल हैं। अगर बात करें तो प्राविलंबन सम्मिलित है, प्राविलंबन जो है आपका सम्मिलित है।
जब दंड की प्रकृति में परिवर्तन किए बिना उसकी अवधि कम की जाती है तो उसे परिहार कहते हैं, जबकि दंड के स्वरूप को बदलकर कम करना लघुकरण कहते हैं। अच्छा, तो परिहार, डी ऑप्शन आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक है, देखिए कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन एक व्यक्ति प्रधानमंत्री बनने से पहले किसी भी राज्य का मुख्यमंत्री नहीं रहा था। ऑप्शन है वीपी सिंह, बी चंद्रशेखर, सी चौधरी चरण सिंह या डी एच.डी. देवेगौड़ा। तो बात करें तो चंद्रशेखर 10 नवंबर 1990 से 21 जून 1991 तक देश के प्रधानमंत्री थे। इससे पहले वे किसी राज्य के मुख्यमंत्री नहीं रहे थे, जबकि वीपी सिंह और चौधरी चरण सिंह प्रधानमंत्री बनने से पहले उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे थे, एवं एच.डी. देवेगौड़ा जो हैं प्रधानमंत्री बनने से पहले कर्नाटक के मुख्यमंत्री रहे थे। आंसर की बात करें तो फिर बी हो जाएगा आपका चंद्रशेखर। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद का संबंध नगर पालिकाओं में आरक्षण से। ऑप्शन है अनुच्छेद 243Q, बी अनुच्छेद 243R, सी अनुच्छेद 243S एंड डी अनुच्छेद 243T। अब कह रहे हैं कि नगर पालिकाओं में आरक्षण से इनमें से कौन सा अनुच्छेद संबंधित है। तो बात करें अगर नगर पालिकाओं की संरचना या आरक्षण के बारे में, 243 जो टी आएगा ये आपका आरक्षण की बात करता है। क्यू जो आता है 243Q ये नगर पालिकाओं की गठन की बात करता है। 243R की बात करें तो ये आपका नगर पालिकाओं की संरचना की बात करता है। 243S की बात करें तो ये वार्ड समितियों के गठन की बात करता है। फिलहाल इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा वो 3D हो जाएगा, यानी कि 243T। चले आगे बढ़े। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन के द्वारा सहकारी समितियों को संवैधानिक दर्जा प्राप्त हुआ। ऑप्शन है 88वां संविधान संशोधन अधिनियम 2003, बी 92वां संविधान संशोधन अधिनियम 2009, सी 97वें संविधान संशोधन अधिनियम 2011 एंड डी उपरोक्त में से कोई नहीं। देखो बात करें तो 97वें संविधान संशोधन अधिनियम 2011 द्वारा सहकारी समितियों को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया था। तो सी ऑप्शन आपका यहाँ पर हो जाएगा 97वें संविधान संशोधन। ठीक है, नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किन राज्यों में त्रिस्तरीय पंचायत, ग्राम पंचायत, पंचायत समिति व जिला पंचायत परिषद नहीं है। ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, बिहार और राजस्थान, बी आंध्र प्रदेश, गोवा और तमिलनाडु, सी झारखंड, मध्य प्रदेश और सिक्किम एंड डी केरल, त्रिपुरा और मेघालय। तो अब हमको इनमें से बताना है कि इनमें से कौन राज्य है जिसमें ऐसा नहीं। फिलहाल उत्तर प्रदेश में तो मैंने देखा है जिला पंचायत परिषद, ग्राम पंचायत है। आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु में भी होगा। बात करें तो डी है केरल, त्रिपुरा। केरल और त्रिपुरा में केवल ग्राम पंचायत है और मेघालय में जनजाति परिषद जैसी संस्था का प्रावधान है। तो डी ऑप्शन आपका हो जाएगा केरल, त्रिपुरा और मेघालय। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर, नेक्स्ट करें कि निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में अखिल भारतीय सेवाओं का प्रावधान। ऑप्शन है अनुच्छेद 309, बी अनुच्छेद 310, सी अनुच्छेद 311 एंड डी अनुच्छेद 312। तो अनुच्छेद 312 में अखिल भारतीय सेवाओं के बारे में बताया गया है। बहुत सिंपल है, आई थिंक पता ही होगा आंसर। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ऑप्शन ए भारतीय संघ की कार्यपालिका केवल राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री से मिलकर बनती है। बी राष्ट्रपति के चुनाव के निर्वाचक मंडल में संसद के दोनों सदनों और राज्य विधानमंडल के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य शामिल हैं। थर्ड है लोकसभा का सदस्य होने की योग्यता रखने वाला व्यक्ति राष्ट्रपति पद के लिए योग्य हो सकता है। उपरोक्त में से सही कथन या कथनों का चयन करें। तो कूट दिया है ऑप्शन ए केवल थर्ड, बी केवल सेकेंड, सी केवल फर्स्ट एंड डी उपरोक्त सभी। बात करते हैं तो भारतीय संघ की कार्यपालिका पता ही है सबको, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद और महान्यायवादी से मिलकर बनती है। आंसर की बात करें अगर यहाँ पर कि क्या आंसर सही हो जाएगा तो आपका केवल थर्ड यहाँ पर सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अब ये चीज़ यहाँ पर याद रखना, मैंने यहाँ पर आंसर केवल 3 लगा दिया तो आप सोचेंगे कि ये क्यों गलत है और ये क्यों गलत है। उसने हार्ड डिसीजन यहाँ पे बता दिया कि भारतीय संघ की कार्यपालिका केवल। तो कई बार कहते हैं ना कि जब केवल कहीं लगाओ, ओनली लगाओ, तो आपको सतर्क होना चाहिए। केवल कई बार तो सही होता है बट कई बार गलत होता है। केवल राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री से मिलकर बनती है। भारतीय संघ की बात कर रहे हैं मतलब क्वेश्चन में। तो मैंने क्या बताया कि भारतीय संघ की कार्यपालिका राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद और महान्यायवादी, तो ये लोगों का नहीं है उल्लेख, तो ये ऑप्शन अपने आप में गलत हो गया। अब कह रहे राष्ट्रपति के चुनाव के निर्वाचक मंडल में संसद के दोनों सदनों और राज्य विधानमंडल के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं, है ना। ये यहाँ पर इन्होंने बताया है राष्ट्रपति के चुनाव के निर्वाचक मंडल में संसद के दोनों सदनों और राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य भाग लेते, विधान परिषद के निर्वाचित और मनोनीत सदस्य भाग नहीं लेते। ये यहाँ पर कन्फ्यूजन मतलब रहती है, मुझे भी रहती थी पहले, तो आप इसको क्लियर कर लीजिए। विधान परिषद के निर्वाचित सदस्य और मनोनीत सदस्य भाग नहीं लेते हैं, किसके, विधान परिषद के। ठीक है, विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य केवल जो निर्वाचित वही लेंगे, मनोनीत वो भी नहीं लेंगे भाग। तो अपने आप में दोनों ऑप्शन जब गलत हो गए तो केवल 3 सही हो गया। ठीक है,
चलो मुझे लगा क्लैरिटी कर दूं, क्या पता कि ऐसे आंसर केवल बता दिया तो फिर क्लियर ना हो। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से सही कथन या कथनों का चयन करें। ऑप्शन ए, संविधान में उपराष्ट्रपति को उसके पद से हटाने के लिए किसी आधार का उल्लेख नहीं है। सेकंड, उपराष्ट्रपति पुनर्निर्वाचन के योग्य होता है। थर्ड, यदि न्यायालय द्वारा उपराष्ट्रपति का निर्वाचन अवैध घोषित किया जाता है तो इससे पहले उपराष्ट्रपति के द्वारा किए गए सभी कार्य भी अवैध माने जाएंगे। अब देखो ये वाला पढ़ के आपको खुद ही लग रहा होगा कि क्या पूछ रहे हैं। फोर्थ है कि संविधान में उपराष्ट्रपति के वेतन की कोई व्यवस्था नहीं है। तो कूट है हमारा ऑप्शन है फर्स्ट और थर्ड सही है। बी, फर्स्ट सेकेंड और थर्ड सही है। सी, फर्स्ट सेकेंड और फोर्थ सही है। डी, उपरोक्त सभी। बात कर लेते हैं यहाँ पर। देखो, यदि न्यायालय द्वारा उपराष्ट्रपति का निर्वाचन अवैध घोषित किया जाता है तो इससे पहले उपराष्ट्रपति के द्वारा किए गए सभी कार्य अवैध नहीं माने जाएंगे, अपितु प्रभावी बने रहेंगे। ये बात राष्ट्रपति में भी लागू होती है। राष्ट्रपति ने अगर 18 तारीख को कोई कार्य किया है, कोई सिग्नेचर किया है और 19 को अगर राष्ट्रपति के पद में कोई प्रॉब्लम आती है और वो वहाँ से हटते हैं तो 18 तारीख वाले दिन तक उनके कार्यों को वैध माना जाएगा। ठीक है, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति दोनों लोगों पर ये बात लागू होती है, दोनों लोगों की पद पर। ठीक है, तो आंसर की अगर बात करेंगे तो सी सही हो जाएगा, फर्स्ट सेकेंड और फोर्थ। ठीक है, क्योंकि इनके जो वेतन की व्यवस्था क्यों नहीं है, क्योंकि ये सभापति के रूप में ज़्यादा इनका कार्यकाल रहता है ना। तो सी ऑप्शन हमारा यहाँ पर सही हो जाता है, फर्स्ट सेकेंड और फोर्थ। सही कथनों का चयन करना है तो बल्कि 3 आपका गलत है। आगे बढ़ते हैं। देखो नेक्स्ट कह रहे हैं कि यदि कोई साधारण विधेयक एक सदन द्वारा पारित करके दूसरे सदन द्वारा अस्वीकार कर दिया जाता है तो निम्नलिखित में से क्या सही है। ऑप्शन ए, वह विधेयक समाप्त हो जाता है। बी, राष्ट्रपति संयुक्त अधिवेशन बुला सकता है। सी, राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है। या डी, इनमें से कोई नहीं। तो आंसर की बात करें तो संविधान के अनुच्छेद 108 के अंतर्गत संसद के संयुक्त अधिवेशन का उपबंध किया गया है जब कोई साधारण विधेयक एक सदन द्वारा पारित करके दूसरे सदन को भेजा जाता है और यदि दूसरे सदन द्वारा विधेयक को अस्वीकार कर दिया जाता है तो राष्ट्रपति संयुक्त अधिवेशन बुला सकता है। संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करते हैं। तो बी ऑप्शन आपका यहाँ पर फिलहाल सही हो जाएगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कि महान्यायवादी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा से सही है। ऑप्शन ए, वह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है तथा भारत सरकार का प्रथम विधिक अधिकारी होता है। नेक्स्ट है कि वह निजी प्रैक्टिस नहीं कर सकता है। तो कूट है हमारा ऑप्शन है केवल फर्स्ट। बी, केवल सेकंड। सी, फर्स्ट और सेकंड दोनों। डी, ना तो फर्स्ट और ना ही सेकंड। अब बताना कौन सा सही है। तो केवल ऑप्शन ए आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। सेकंड क्यों नहीं सही होगा, क्योंकि उन्होंने कहा कि वह निजी प्रैक्टिस नहीं कर सकते। निजी प्रैक्टिस कर सकते हैं, वह निजी प्रैक्टिस कर सकता है, किंतु वह भारत सरकार के विरुद्ध ना तो सलाह दे सकता और ना ही किसी मुकदमे की पैरवी कर सकता है। तो ए ऑप्शन सही है। देखिए नेक्स्ट कह रहे हैं कि निम्न में से असत्य कथन या कथनों का चयन करें। ऑप्शन फर्स्ट, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन शुरू में केंद्र सरकार द्वारा राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग अधिनियम 1993 द्वारा किया गया था। सेकेंड है, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग में 5 नियामक सदस्य, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और अन्य 3 सदस्य होते हैं जिनका कार्यकाल 5 वर्ष तक का होता है। तो कूट दिया ऑप्शन ई फर्स्ट सही है। बी, केवल सेकंड सही है। सी, फर्स्ट तथा सेकंड दोनों सही है। या डी, ना तो फर्स्ट और ना ही सेकंड। बात कर लेते हैं राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन शुरू में केंद्र सरकार द्वारा राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग अधिनियम 1993 द्वारा किया गया था। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग में 5 नियामक सदस्य, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और 3 अन्य सदस्य होते थे जिनका कार्यकाल 3 वर्ष का होता था। तो बी ऑप्शन तो आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। फर्स्ट आयोग अधिनियम 1993 द्वारा किया गया था, ये आपका फिलहाल। तो क्योंकि यहाँ पर इन्होंने पूछा था कि असत्य कथन या कथनों का चयन करें तो बी आपका यहाँ पर असत्य हो जाएगा, क्योंकि इन्होंने 5 वर्ष का कार्यकाल यहाँ पर बताया जबकि यहाँ पर 3 वर्ष का होता था। ठीक है, तो इसका बी ऑप्शन यहाँ पर इसका क्वेश्चन के हिसाब से आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए आयुक्त का मुख्यालय कहाँ स्थित है। ऑप्शन है लखनऊ, बी बेलगांव, सी कोलकाता या डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो अब यहाँ पर बात करें अगर भाषाई अल्पसंख्यक के बारे में, तो भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए आयुक्त का मुख्यालय प्रयागराज उत्तर प्रदेश में स्थित है, बेलगाम कर्नाटक, चेन्नई तमिलनाडु एवं कोलकाता पश्चिम बंगाल में। इसके 3 क्षेत्रीय कार्यालय है। तो आंसर हो जाएगा उपरोक्त में से कोई नहीं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक के कर्तव्य एवं शक्तियों का प्रावधान है। ऑप्शन है अनुच्छेद 148, बी अनुच्छेद 149, सी अनुच्छेद 150 या डी अनुच्छेद 151। तो बात करें अगर यहाँ पर हम, तो देखो अनुच्छेद 148 में भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक है, 149 में भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक के कर्तव्य एवं शक्तियों के बारे में है। तो 149 कर्तव्य एवं शक्तियों के बारे में प्रावधान है। तो बी ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही हो जाएगा। 150 की बात करें तो संघ के और राज्यों के लेखाओं का प्रारूप है।
एंड 151 के बारे में बात की जाए तो यहाँ पर लेखा परीक्षा प्रतिवेदन के बारे में बात की, मतलब कि दिया हुआ है। ठीक है, तो आंसर तो आपको पता ही चल गया। 3 और जो इसके ऑप्शन दिए हैं उनका भी क्या कार्य है या क्या उसमें दिया है वो भी इसमें बता दिया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नीति आयोग के गठन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ऑप्शन फर्स्ट, नीति आयोग के उपाध्यक्ष की नियुक्ति प्रधानमंत्री द्वारा की जाती है तथा इनका पद कैबिनेट मंत्री के समकक्ष होता है। सेकंड है कि नीति आयोग के मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी की नियुक्ति एक निश्चित कार्य के कार्यकाल के लिए प्रधानमंत्री द्वारा की जाती है तथा इनका पद राज्य मंत्री के समकक्ष होता है। कार्यपालक पदाधिकारी प्लस उपाध्यक्ष के बारे में बात हो रही है। तो कह रहे हैं कि उपरोक्त में से असत्य कथन या कथनों का चयन करें। ऑप्शन है केवल फर्स्ट, बी केवल सेकंड, सी फर्स्ट तथा सेकंड दोनों, डी ना तो फर्स्ट और ना ही सेकंड। बात की जाए तो नीति आयोग के मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी की नियुक्ति एक निश्चित कार्यकाल के लिए प्रधानमंत्री द्वारा की जाती है तथा इनका पद भारत के सचिव के पद के समकक्ष होता है। तो बी ऑप्शन आपका यहाँ पर फिलहाल असत्य है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से केंद्रीय सतर्कता आयोग की स्थापना किस वर्ष की गई थी। ऑप्शन है 1961, बी 1962, सी 1963 या डी 1964। तो केंद्रीय सतर्कता आयोग की जो स्थापना है वो 1964 में संतालन समिति की सिफारिश के तहत 2002 सीवीसी अधिनियम में वैधानिक अधिकार प्राप्त हुआ। तो डी ऑप्शन आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से असत्य कथन या कथनों का चयन करें। ऑप्शन फर्स्ट, लोकपाल स्वतंत्र भारत में अपनी तरह की पहली संस्था है जिसे लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम 2013 के तहत उपरोक्त अधिनियम के दायरे में आने वाले सार्वजनिक पदाधिकारियों के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोप की जांच करने के लिए स्थापित किया गया है। सेकेंड है कि लोकपाल संस्था का चेयरपर्सन या तो भारत का पूर्व मुख्य न्यायाधीश या सर्वोच्च न्यायालय का पूर्व न्यायाधीश होता है। तो कूट है हमारा ऑप्शन है केवल फर्स्ट, बी केवल सेकंड, सी फर्स्ट तथा सेकंड या डी ना तो फर्स्ट और ना ही सेकंड। अब इसमें से कौन सा असत्य कथनों का फिलहाल चयन करना है। तो दिए गए प्रश्नों में ना तो फर्स्ट और ना ही सेकंड, दोनों में से कोई भी असत्य कथन नहीं है। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से बेमेल युग्म का चयन करें। ये अनुच्छेद हैं और ये उनकी विषय वस्तु है। ऑप्शन ए अनुच्छेद 248 विधायन की अवशेष शक्तियाँ, बी अनुच्छेद 257 कुछ मामलों में राज्यों पर संघ का नियंत्रण, सी अनुच्छेद 250 अंतर्राष्ट्रीय समझौते पर अमल करने के लिए विधायन, एंड डी अनुच्छेद 275 संघ से कुछ राज्यों को अनुदान का प्रावधान। अब इसमें जो असत्य है, जो बेमेल युग्म है, उसका हमको चयन करना है। ठीक है, देखिए जो आपका अनुच्छेद 248 है विधायन की अवशेष शक्तियाँ सही है आपका। यहाँ पर जो अनुच्छेद सही नहीं है वो है 250 अंतर्राष्ट्रीय समझौते पर अमल करने के लिए विधायन। ठीक है, तो ये यहाँ पर सही नहीं है। ये हो जाएगा आपका आपातकाल की स्थिति में राज्य सूची के विषय पर संसद की कानून बनाने की शक्ति। तो सी ऑप्शन आपका यहाँ पर फिलहाल सही सुमेलित नहीं है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति हेतु गठित समिति में कौन शामिल नहीं होता। ऑप्शन है प्रधानमंत्री, बी लोकसभा उपाध्यक्ष, सी गृह मंत्री या डी दोनों सदनों के मुख्य विपक्षी दल के नेता। तो बात करें तो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री के नेतृत्व में गठित क्षेत्र से समिति की सिफारिश पर होती है। समिति में लोकसभा अध्यक्ष शामिल होते हैं, लोकसभा उपाध्यक्ष शामिल नहीं होते हैं। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर बी ऑप्शन सही हो जाएगा, लोकसभा उपाध्यक्ष शामिल नहीं होते। नेक्स्ट है हमारा कि निम्नलिखित कथनों में से भारतीय उच्चतम न्यायालय के संदर्भ में गलत का चयन करें, यानी गलत जो ऑप्शन है उसको बताएं। ऑप्शन है इसके न्यायिक क्षेत्र में न केवल संघीय मामले बल्कि नौसेना, समुद्री और राजदूतों के मामले भी शामिल है। बी ऑप्शन इसका न्यायिक समीक्षा का क्षेत्र सीमित है। सी संसद द्वारा इसके न्याय क्षेत्र की शक्तियों को बढ़ाया जा सकता है। एंड डी एकीकृत न्यायिक व्यवस्था के तहत इसके पास न्यायिक अधीक्षक का अधिकार है। तो बताना इसमें से कौन सा सही नहीं। भारतीय उच्चतम न्यायालय का वास्तविक न्याय क्षेत्र संघीय मामलों तक सीमित है। अमेरिकी उच्चतम न्यायालय के वास्तविक जो न्याय क्षेत्र में न केवल संघीय मामले बल्कि नौसेना, समुद्री व राजदूतों के भी मामले शामिल हैं। तो जो ये इन्होंने फर्स्ट ऑप्शन में कहा ये अब भारतीय नौसेना में भारतीय न्यायालय के अंतर्गत नहीं बल्कि अमेरिकी न्यायालय के अंतर्गत ऐसा है। तो फर्स्ट ऑप्शन ही यहाँ पर गलत सुमेलित है। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित में से बेमेल युग्म का चयन करिए। अनुच्छेद है, ये उसकी विषय वस्तु है। ऑप्शन है अनुच्छेद 124C संसद की कानून बनाने की शक्ति, बी अनुच्छेद 127 कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति, सी अनुच्छेद 131 उच्चतम न्यायालय का मूल क्षेत्राधिकार, एंड डी 137 उच्चतम न्यायालय के आदेशों की समीक्षा। अब इसमें से जो गलत है वो बताना है। तो अनुच्छेद 127 तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति यानी एडहॉक शामिल होता है। तो आपका
बी ऑप्शन यहाँ पर फिलहाल सही नहीं है। ठीक है, तो चलो नेक्स्ट कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से किस सिफारिश का संबंध पंचायती राज के अशोक मेहता समिति से नहीं है। चूंकि नहीं है पूछा तो बताना, होता तो फिर अलग आंसर होता। ऑप्शन ए, पंचायती राज संस्थाओं के पास कराधान की अनिवार्य शक्ति। बी, पंचायती चुनाव में राजनीतिक पार्टियों की आधिकारिक भागीदारी। सी, पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक मान्यता दी जानी चाहिए। एंड डी, पंचायती राज पद्धति त्रिस्तरीय होनी चाहिए। तो कह रहे इसमें से कौन सा संबंधित नहीं है। आपको पता कि अशोक मेहता समिति का की क्या सिफारिश थी। वैसे अशोक मेहता समिति की सिफारिश ही यही थी कि जो पंचायती राज पद्धति है वो द्विस्तरीय होनी चाहिए। लेकिन आंसर की बात करें तो त्रिस्तरीय पंचायती राज को द्विस्तरीय पंचायती पद्धति में बदलना चाहिए। अन्य सभी अशोक मेहता समिति की सिफारिश है। बाकी डी ऑप्शन यहाँ गलत है, क्योंकि अशोक मेहता समिति ने कभी भी त्रिस्तरीय की बात नहीं की। इन्होंने दो स्तर पर पंचायती राज की वकालत की या सिफारिश की थी। तो डी ऑप्शन यहाँ पर सही नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से सही युग्म का चयन करें। ये अनुच्छेद है और ये संबंधित विषय है। अनुच्छेद 243 डी, पंचायतों की संरचना। बी, अनुच्छेद 243 के, पंचायतों के लिए निर्वाचन। सी, अनुच्छेद 243 जी, स्थानों का आरक्षण। एंड डी, अनुच्छेद 243 सी, पंचायतों का गठन। अब इसमें से जो सही युग्म सुमेलित है वो हमें बताना है। तो बी हो जाएगा आपका 243 स्थानों का आरक्षण। ठीक है, 243 डी ये हो जाएगा स्थानों का आरक्षण। 243 के, पंचायतों के लिए निर्वाचन। पंचायतों के लिए निर्वाचन, यानी कि बी ऑप्शन ही सही सुमेलित है। बाकी तो इधर उधर उन्हें सुमेलित करेंगे तो हो जाएंगे। तो बी ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसका संबंध 11वीं अनुसूची के अंतर्गत विषयों से नहीं है। ऑप्शन है नगरीय निर्धनता उन्मूलन। सेकंड, भूमि विकास एवं भूमि सुधार। थर्ड, पुस्तकालय। फोर्थ, ईंधन और चारा। फिफ्थ, खादी ग्राम और कुटीर उद्योग। एंड सिक्स, पशुपालन और कुक्कुट पालन। तो कूट है हमारा ऑप्शन ए फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ। बी केवल फर्स्ट। सी फर्स्ट, सेकेंड और फिफ्थ। एंड डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो 11वीं अनुसूची के अंतर्गत कौन शामिल नहीं है ये हमें बताना। नगरीय निर्धनता उन्मूलन 12वीं अनुसूची के अंतर्गत नगर पालिकाओं को हस्तांतरित विषयों में शामिल है। तो बी ऑप्शन आपका हो जाएगा केवल फर्स्ट, नगरीय निर्धनता शामिल नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा से सही है। ऑप्शन है भारत की संघीय व्यवस्था कनाडाई मॉडल पर आधारित है। बी, भारतीय संघ राज्यों के बीच आपसी सहमति का प्रतिफल है। तो ऑप्शन है केवल फर्स्ट। बी केवल सेकंड। सी ना तो फर्स्ट और ना ही सेकंड। डी फर्स्ट तथा सेकंड दोनों सही हैं। तो देखो भारत के जो क्वेश्चन के हिसाब से तो भारत के संविधान में संघीय सरकार व्यवस्था को अपनाया गया है, जिसके अंतर्गत शक्तियाँ संविधान द्वारा केंद्र सरकार एवं क्षेत्रीय सरकारों में विभाजित है। आंसर की बात करें तो भारत की संघीय व्यवस्था कनाडाई मॉडल पर आधारित है, जिसमें केंद्र अत्यधिक शक्तिशाली। भारतीय संघ राज्यों के बीच सहमति का प्रतिफल तो बिल्कुल भी नहीं है। तो ऑप्शन ए केवल यहाँ पर सही हो जाएगा, अन्य गलत हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस एक आधार पर राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा नहीं की जा सकती। ऑप्शन है युद्ध। बी बाह्य आक्रमण। सी आंतरिक विद्रोह। एंड डी सशस्त्र विद्रोह। तो बात करें तो सी ऑप्शन आपका सही है कि आंतरिक विद्रोह। आंतरिक विद्रोह को भारतीय संविधान के भाग 18 में अनुच्छेद 352 से 360 तक आपातकालीन उपबंध में उल्लिखित है। अनुच्छेद 352 के अंतर्गत राष्ट्रीय आपातकाल राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर सकते हैं। वह इसकी घोषणा युद्ध, बाह्य आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह के आधार पर कर सकता है। आंतरिक विद्रोह को आपके 1978 में 44वें संविधान संशोधन द्वारा इसको हटा के विद्रोह को सशस्त्र विद्रोह शब्द से विस्थापित कर दिया, यानी कि हटा दिया गया। तो सी ऑप्शन हो जाएगा आंतरिक विद्रोह नहीं, यहाँ पर नहीं हो गया। ठीक है, चलो